हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 फ्री के लिए, ठीक है, द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के, ठीक है, सेट नंबर 7 को आज कवर करेंगे। ये देखिए वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले आपको बता दूं वॉल्यूम 1 को हम लोगों ने कवर कर रखा है और साथ ही साथ बहुत सारे जो है अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। यदि आप लोगों ने उससे नहीं करा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे प्रैक्टिस सेट वहाँ से आपको अलग अलग पब्लिकेशन के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। देखिए हम लोग थ्योरी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें कन्फर्म और कंप्लीट याद याद होते चले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि खासाबा दादा साहब जाधव, ठीक है, जिसे हम लोग के डी जाधव के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, के डी जाधव इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो यह जो है आपको कुश्ती से संबंधित है। किससे? याद रखिए, कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। देखिए ये स्वतंत्र भारत में जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। किंतु क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछ दे कि भारत का पहला ओलंपिक विजेता खिलाड़ी कौन था, तो फिर आपका नॉर्मन प्रिचर्ड हो जाएगा। क्या? नॉर्मन प्रिचर्ड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? देखिए नौसेना अध्यक्ष कौन है? भी आर हरि कुमार है। तो इनका अध्यक्ष के तौर पे कौन से क्रम के हैं? तो ये आपको 25वें क्रम के हैं। क्या? 25वें क्रम के हैं, ठीक है। ये वायुसेना अध्यक्ष कौन है भी वर्तमान में? वायुसेना अध्यक्ष बताइएगा। यह आपको विवेक राम, क्या है? विवेक राम चौधरी हैं, ठीक है। और यह जो है आपको 27वें क्रम के, याद रखिएगा। किस क्रम के? 27वें क्रम के। थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो यह आपको मनोज पांडे है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थल सेनाध्यक्ष जो है यह मनोज पांडे हैं। और इनका यदि क्रम बात करें तो इनका 29वां क्रम है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, वो नौसेना अध्यक्ष का जो है 25वां क्रम है, थल वायुसेना अध्यक्ष का जो 27वां क्रम है और थल सेना अध्यक्ष का जो 29वां क्रम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो यह आपको ची यूजियन बने और यह चीनी ताइपे यानी कि ताइवान के जो है खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो बांग्लादेश से भारत की 5 राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। कितने? 5 राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो है, ठीक है, जो स्थलीय सीमा है कितना, टोटल स्थलीय स्थलीय सीमा जो है कितना है? देखिए भारत का टोटल स्थलीय सीमा जो है ये आपको 15,200 किलोमीटर, कितना? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम जलीय सीमा की बात करते हैं, जलीय सीमा, तो भारत का जो टोटल जलीय सीमा है यह 7516 किलोमीटर, कितना? 7516 किलोमीटर है, ठीक है। किंतु यह पूरा है, ठीक है। किंतु यदि यहीं पे मुख्य जलीय सीमा कहते हैं, मुख्य भूमि से लगा जलीय सीमा, तो फिर आपको हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका अंडमान है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और अंडमान एक द्वीप है, इस यह जो कि मुख्य भूमि से नहीं लगता है। यदि इसको भी जोड़ देंगे तो यह टोटल में काउंट हो जाएगा। और यदि मुख्य भूमि के सिर्फ पूछे तो 6100 किलोमीटर, और पूरा जलीय सीमा पूछे थे तो 7516 किलोमीटर, टोटल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ये जो है क्वेश्चन आपसे के एग्जामों में बनने की भरपूर संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम असम से जुड़ी है, मणिपुर त्रिपुरा से जुड़ी, मेघालय से जो है मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इन्हें लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, यहाँ पे जो है चंपारण की जो समस्याएं थी उसके बारे में गांधी जी को बताया गया था। और बताने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन? राजकुमार शुक्ल थे, जो कि पश्चिमी चंपारण के मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने ही गांधी जी को सारी समस्याएं बताई थी और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। आप सभी को पता होगा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह सन 1970 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बात है कि भारत ने इजरायल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है। देखिए ऑपरेशन आयरन स्वेट्स दिया है। देखिए जब हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, ठीक है, इजराइल पर आक्रमण किया था, तो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, लिखिएगा,
याद रखिएगा, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत किया था। ठीक है, जस्ट जब इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया तो यह जो है ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स के तहत हमास पर हमला किया था। ठीक है, चलिए देखिए, ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर दिया हुआ है तो सूडान से। ठीक है, जब सूडान में गृह युद्ध चल रहा था तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन करुणा चलाया गया था जब मोचा तूफान आया था। याद रखिएगा, मोचा तूफान कहाँ आया था? यह आया था म्यांमार वर्मा में। तो मोचा तूफान से लोगों को राहत जो है पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? यानी आर्टिफिशियल स्कूल जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको केरल में लॉन्च किया गया है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, स्वर्ण कलम पुरस्कार जो है ये आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार, यदि आपको पता हो तो बताइए, चमेली देवी, ठीक है, जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, यह जो है आपको याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है यह डॉक्टर जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था। इसको डॉक्टर जूलियस नायरेरे को। तो यह पुरस्कार जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत जो है लगभग 1 करोड़ की राशि विजेता को प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत सन 1995 ईस्वी में किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में आपको गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2023 में यह पुरस्कार किसको मिला है आप हमें कमेंट में बताइएगा। 2023 में जो गांधी शांति पुरस्कार है, याद रखिए यह आपको गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में यह स्वतंत्रता के समय से प्रेस है, तो इसको जो है प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक इनमें से कौन है? तो ये नारायण मूर्ति हैं। ठीक है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है फोर्टियस अल्टियस सिटियस, ये सभी सम्मिलित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बता रहा है किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता। किसको हराकर? याद रखिए यह ईरान को हराकर जीता। ठीक है, देखिए भारत अभी तक यह प्रतियोगिता 9 बार हो चुकी है, जिसमें से भारत 8 बार विजेता रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है के लिए। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछ सकता है कब हुआ था? 1987 में। और किस लिए हुआ था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 16 से लेकर आपको जो 30 तक के प्रश्न है, यह मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दूंगा। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। तो यदि टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे PDF जो है और जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपडेट कराए जाते हैं। किसी भी प्रकार का जो है आपको नोटिस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है और डेली क्विज भी कराया जाता है। तो आपको मस्ट है, आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर जरूर उसे ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 है, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यह जो शाहजहां के शासनकाल में, देखिए शासनकाल पूछ रहा है, तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया गया था। किंतु कराया किसने था? तो शाहजहां का पुत्र था कौन? दारा शिकोह। याद रखिएगा, दारा शिकोह। यह जो सहिष्णु था, मतलब सभी धर्मों को जो यह समान भाव से देखता था। ठीक है, किंतु इसके जगह पर औरंगजेब शासक बनता है और औरंगजेब जो है इस्लाम धर्म के कट्टर प्रवर्तक था। ठीक है, बाकी धर्मों को यह बिल्कुल नहीं मानता था। और दारा शिकोह ने सिर अकबर नाम से, याद रखिए ये क्वेश्चन आता है कि सिर अकबर नाम से, ठीक है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, इसे लेनपुन दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जो सुमेलित नहीं है? देखिए बाबर खानवा का युद्ध से संबंधित है बाबर, हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है अकबर, सही है। चौसा का युद्ध से संबंधित है हुमायूं, बल्ख का युद्ध जहांगीर। देखिए बल्ख का युद्ध जहांगीर से संबंधित नहीं है। बल्ख का जो युद्ध हुआ था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो यह याद रखिएगा 1646 ईस्वी में। कब? 1646 ईस्वी में हुआ था, जब शाहजहां का शासनकाल था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1907 में जो है कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो उस समय सूरत में यह आयोजन किया गया था। उसके जो अध्यक्ष थे यह आपको रास बिहारी घोष थे। कौन? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो जो 13वां शिलालेख अशोक का, यह सबसे बड़ा शिलालेख, और इसमें जो है कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। क्या? कलिंग विजय का वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। ठीक है, देखिए कलिंग पे अकबर 261 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा खारवेल था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान देखिए, यह जो है आपको कर्नाटक के लोक नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश में की उपज है? तो यह आपको उड़ीसा का उपज है। ठीक है, स्वेज नहर आंध्र प्रदेश में जो है। कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। देखिए स्वेज नहर, मान लीजिए ये स्वेज नहर है, ठीक है, तो स्वेज नहर का जो उत्तरी सिरा है, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट सईद है। कौन सा? पोर्ट सईद है। और जो दक्षिणी सिरा है यहाँ पे पोर्ट स्वेज है। पोर्ट स्वेज है। पोर्ट सईद स्वेज। देखिए ऊपर में से ये आपका कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 38 है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह जो है आपको बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? देखिए शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया था। देखिए शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है किसी भी योजना को शून्य मानकर पुनर्विचार करके मूल्यांकन करना, यह शून्य बजट या शून्य आधारित बजट है। इसकी शुरुआत भारत में जो है सन 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष है इसका संरक्षण जो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करता है, क्योंकि मौद्रिक नीति का निर्माण जो करता है ये आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है यह आपको शक्तिकांत दास है। स्थापना आप बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था? पता होगा तो कमेंट में हमें जरूर पोस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। जैसे किस में सूचीबद्ध है? यह आपको समवर्ती सूची में यानी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि इस पर राज्य तथा केंद्र दोनों अब जो है अपनी कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 48 है उसमें पशुओं के प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो देखिए भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान। देखिए धान जो है यह रबी की फसल नहीं है। ठीक, धान जो है देखिए यह खरीफ की फसल है, तो यह मक्का भी खरीफ की फसल, सोयाबीन, ये सब जो है आपको खरीफ की फसल है। ठीक है, सब तो ये गलत हो जाएगा। आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की फसल, ये आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है, कथन 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए क्या किया था? तो यह चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमानुसार रूप से व्यवस्थित करना है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह सन 1923 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। कालक्रमानुसार तो सबसे पहले आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 1 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4, 1 4, यहीं देखिए मिल रहा है 3 और 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? जैसे कि धान की बुआई कब होती है? यह आपको जून जुलाई में जैसे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 246 से लेकर 60 तक जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के आगे 61 से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि कौन सी मृदा सबसे अधिक है? सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, फिर आपको लाल मिट्टी है, फिर आपको काली मिट्टी मिलेगी, फिर आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी?
तो फजल अली आयोग ने अपना 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है, देखिए फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चुनावों के दौरान, ठीक है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या है? तो यह जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग के में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो भाग 4, क्या भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, इसे ही हम कल्याणकारी राज्य के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक में यह वर्णित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, इसे भी याद रखिएगा, किसके? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। और मौलिक अधिकार की यदि बात करते हैं तो भाग 3 के आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक में आपको मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है यह आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था सन 1933 ईस्वी में। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान शब्द का जो नामकरण है किस तरह से किया गया है? तो यह देखिए, पी से पंजाब, ए से हो जाएगा आपको अफगानिस्तान, के से हो जाएगा आपको कश्मीर, और टी तान से हो गया बलूचिस्तान। इन 4 राज्यों को जो मिलाकर जो है, इन 4 राज्यों के नाम से ही पाकिस्तान शब्द का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंगखा जो है यह भूटान का आधिकारिक भाषा है। असमिया आपको असम में बोला जाता है, गोरखा नेपाल में बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूक्रेन की राजधानी कीव है, सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, बोलिविया की राजधानी लापाज है। इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है। इथियोपिया की राजधानी है ना, यह अदिस अबाबा है। कहाँ? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि सिंधु लिपि, ठीक है, यह जो है हड़प्पा काल की लिपि है। मलयालम लिपि जो है यह जो है वो कैरोली लिपि का, ये तेलुगु कन्नड़ आंध्र लिपि है, और मैथिली जो है तिरहुत है। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? यह आपको केरल राज्य में स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यह बी.आर. मेहता को, यानी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि सन 1952 ईस्वी में चलाया गया था। और एक चलाया गया था आपको राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कि 1953 ईस्वी में चलाया गया था। तो इन दोनों के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उन कार्यों की, ठीक है, जांच करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बी.आर. समिति का गठन किया गया था। कब? 1957 ईस्वी में। और 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया कि अपना रिपोर्ट सौंपा, और इसमें जो है इन्होंने बात की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए, जो जीवन की भौतिक सूचकांक है यह 3 आधारों पर जो है नियत होता है। पहला हो जाएगा आपका जीवन प्रत्याशा। अब देखिए, जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि व्यक्तियों की जो जीने की उम्र क्या है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर, कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके मरने की दर क्या है। और तीसरा हो जाएगा आपका साक्षरता, यानी वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। इन 3 जो है तत्वों पे आधारित है आपका जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जिसको कि मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जैसे पता है, आपको बताया मैंने, 1952 इसमें इसका गठन किया गया था। इसका कार्य था शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन को बेहतर बनाना, और कृषि कार्य और संचार प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ फिर दे दिया राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, और इसका अध्यक्ष जो होता है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होती है? तो जो ग्राम सरकार होता है इसमें ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा कि 2 अक्टूबर, ठीक है, सन 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था और वह जो है आपको गोरखपुर और इटावा में शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे के आपके 76 से लेकर 90 तक का जो प्रश्न है, या मैथ और रीजनिंग के 91 क्वेश्चन अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती, यानी थल सीमा यानी स्थलीय सीमा जो है भारत से नहीं जुड़ती। तो आप सभी को पता होगा, आपको श्रीलंका है, यह एक भारत, इसकी जो सीमा है जलीय सीमा भारत से लगती है, इसकी स्थल सीमा भारत से नहीं जुड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करता है। तो मानस जो होता है यह भूटान में से डायरेक्ट भारत में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था। तो यह 2010 में डी उदय कुमार, ठीक है, जो कि IITian थे, इनके द्वारा जो है यह भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह दिया गया था, ये वाला। ठीक है, और 2010 से ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन 94 है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। देखिए आर्टिकल जो 29 है यह क्या प्रावधान करता है, यह प्रावधान करता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा, ठीक है, अपनी याद रखिए भाषा तथा संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल जो 30 है यह प्रावधान करता है अल्पसंख्यक वर्ग, मान लीजिए किसी बहुसंख्यक वर्ग में, ठीक है, अपने को चाहे वह शिक्षण संस्थान है उसके अनुरूप नहीं पाता है तो वह अपने लिए शिक्षण संस्थान की अलग व्यवस्था कर सकता है। शिक्षण संस्थान की जो है अलग व्यवस्था कर सकता है, नहीं अपना अलग शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे कि जो मदरसे का स्थापना होता है, ठीक है, मदरसा खोला जाता है, ये आर्टिकल 30 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 28 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28 यह करता है कि जो भी स्कूल या कॉलेज राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि जो राजकीय कॉलेज या स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। कौन? राम सुभग सिंह। ठीक है, चलिए और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपको आपके GV मावलंकर थे। ठीक है, GV मावलंकर थे। क्वेश्चन 96 है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। सबसे पीछे बैठा जो विद्यार्थी है, जो ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, किंतु पास में रखे पुस्तक को नहीं पढ़ सकता। दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसके लिए और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, कहने का मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाहिक चालक पर समान विपरीत बल लगाना चाहिए। यह आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा यह जो है सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। 2, 8, 10, 7, 17। देखिए 17 जो है परमाणु संख्या किस तत्व का है? तो यह क्लोरीन का परमाणु संख्या यह 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उपयोगकर्ता के दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, कौन सा? तो यह टेलनेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन कराया जाता है, ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन कराया जाता है, तो F1 बीज कैसे होंगे? तो F1 बीज गोल होंगे और पीले होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 101 है कि घरेलू सधित्रु को लघुपथन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? फ्यूज का उपयोग किया जाता है। देखिए तांबा तथा सीसा से बना होता है और जब अधिक वोल्टेज आ जाता है तो यह क्या होता है? यह गल जाता है और इससे जो है शॉर्ट सर्किट होने से या लघुपथन होने से बच जाता है, इसलिए घरों में हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है ऐसा होता है। ठीक है, देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी कमी से
ऑस्टियोपोरोसिस रोग तथा हड्डियों में जो है प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। देखिए परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व जो है यह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है। देखिए वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। क्वेश्चन एक आपसे पूछेगा यहाँ से चक्रवात का आने का जो कारण है वो क्या है। देखिए चक्रवात आने का जो कारण है यह आपको दाब प्रवणता ही है। ठीक है, देखिए जब आंतरिक दाब जब आंतरिक दाब जो होता है यह निम्न होता है, ठीक है, और बाह्य दाब, ठीक है, जब उच्च होता है तो हवाएं जो होती हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आती हैं, ठीक है, जिससे चक्रवात आता है। किंतु जब आंतरिक दाब उच्च होता है और बाह्य दाब निम्न होता है तो हवाएं जो है अंदर से बाहर की ओर जाती हैं, तो इसे प्रति चक्रवात कहते हैं और इसे आपको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 के प्रकाश के साथ घटक हैं। ठीक है, घटक रंग में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसने किया था। तो प्रकाश की जो प्रकीर्णन खोज किया था ये आपको आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया। 106 से लेकर अब आपको 120 तक के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, अब हम 21 से देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि एक पुष्प लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले परागण होता है। ठीक है, परागण जो होता है इसका स्थानांतरण परागकोश के माध्यम से वर्तिकाग्र पर होता है। इसके बाद आपको निषेचन होता है। निषेचन के बाद भ्रूण तैयार होता है, तब नवोद्भिद होता है। तो परागण, निषेचन, भ्रूण, तो नवोद्भिद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आकाश कुचालक है। देखिए इसमें से एल्यूमिनियम चालक है, तांबा चालक है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है ना। कुचालक का मतलब जिस पदार्थ से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे कुचालक कहते हैं, जिससे प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम सबसे प्रवाहित होती है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और प्लास्टिक जो है यह कुचालक हो जाएगा। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। इसमें से जितनी भी दलदली जमीनें होती हैं उससे मीथेन उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है। रक्त स्त्राव मतलब खून का बहना होता है। तो विटामिन के की यदि कमी हो जाएगा तो फिर रक्त स्त्राव जो है बहुत तेज होता है, मतलब जल्दी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए रक्त का स्राव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कह रहा है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उन्हें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। तो इकाइनोडर्मेटा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं। जैसे कि आपको स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, ब्रिटल स्टार जो होता है यह आपको इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। देखिए भू स्थिर कक्षा में ही जो आपको उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, मानवीय उपग्रह आने के जाते हैं, वो भू स्थिर कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है यह 35,786 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन का फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। देखिए फ्लाई एश प्रदूषण जो होता है थर्मल पावर प्लांटों के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित इसमें से हो जाएगा जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइनिंग सही है, यह तो हो जाएगा। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन, हवाई जहाज का जो पंखा का डिजाइन होता है यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राफ जिसे हम ईजी के नाम से जानते हैं क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग आपको एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ठीक है, जो मिर्गी आता है यह इसको हम लोग एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान के लिए ईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। यह नील बोर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जो परमाणु होता है परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह आपको ऋण आवासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना यह आपको पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है। कहाँ से, मिट्टी से प्राप्त होता है। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो एरिथ्रोज जाइलेज मैनोज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग
से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो जब सौर स्पेक्ट्रम में हम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाएंगे तो विचलन घटता है और परावर्तनांक जो है बढ़ता है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक विचलन जो होता है यह बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन जो होता है यह आपको लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग जो है सेशन को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल पर से यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ जरूर कर ले, ताकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि 4-5 घंटे की मेहनत करने के बाद जो है आपके पास जो है ये वीडियो अवेलेबल हो पाता है। तो आप जरूर सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बदौलत ही हम भी आप लोगों को और भी आगे हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी होगी। देखिए घास, टीडा, मेढक, सांप, यहाँ पे मान लीजिए कि बाज के पास 5 kg है। ठीक है, 5 kg है यानी कैलोरी जूल है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा और यहाँ पे 5000 हो जाएगा। ठीक है, 134 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऊर्जा में क्या होगा 10% का नियम लगता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह जो है को मेलेनिन हो जाएगा। मेलेनिन के वजह से ही जो भी हमारा कलर डिसाइड होता है मेलेनिन की वजह से। ज़्यादा मेलेनिन होगा तो व्यक्ति अधिक काला होगा, कम मेलेनिन होगा तो व्यक्ति गोरा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 135 तक प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के 100-150 तक। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्प कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पर यदि पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।